हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो उस क्लास के नोट्स ना आपको साथ साथ ही शॉर्ट्स नोट बनाते जाने हैं उसके, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, पर एक शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाना उसके। उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम पे आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। तो बढ़ते हैं हम आज की करंट अफेयर की ओर। 22 अप्रैल की करंट अफेयर हम आज देखेंगे। तो करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। भारत में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एपीएमयू का उद्घाटन किसने और कब किया? तो किसने और कब किया? हम एपीएमयू की बात करें तो एपीएमयू का उद्घाटन कब हुआ? तो एपीएमयू एथलीट एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट मैनेजमेंट यूनिट अगर इसकी बात करें तो इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है 17 अप्रैल को। कब हुआ है? 17 अप्रैल को। कहाँ पे हुआ है? स्थान की बात करें तो इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण डोप परीक्षण प्रयोगशाला। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? दिल्ली में। अगर हम बात करें एपीएमयू की, तो एपीएमयू का कार्य क्या होता है? तो एपीएमयू जो है ना, यह एपीएमयू इसका कार्य होता है कि एथलीटों के जो जैविक डेटा की निगरानी करता है। ये जो भी एथलीट होते हैं ना, उनकी जैविक डेटा की निगरानी करता है, उनका मूल्यांकन करता है, प्रबंधन करता है उनका। और ये और क्या क्या काम करता है, ये विश्व इकाई डोपिंग रोधी जो होते हैं ना, विश्व इकाई डोपिंग रोधी, ये उसके दिशा निर्देशों के तहत कार्य करता है, डोपिंग रोधी। तो बढ़ते हैं, तो इसका उद्घाटन किसने किया है, कब हुआ है? ये तो हमको पता चल गया, 17 अप्रैल को हुआ है। कब हुआ है? 17 अप्रैल को। तो किसने किया है? हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 17 अप्रैल को किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी इस पर कैबिनेट मंत्री हैं। इन पर कौन सा कैबिनेट मंत्री है? इन पर कौन सा प्रभार है कैबिनेट का? कौन से विभाग के ये मंत्री हैं? तो हम कैबिनेट विभाग की बात करें तो ये थे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय। कौन से? केंद्रीय युवा मामले केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालयों के ये मंत्री है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने 17 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में इस पासपोर्ट एथलीट पासपोर्ट इकाई प्रबंधन का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों एससी के उपवर्गीकरण के लिए किस तिथि को अध्यादेश के मसौदे की मंजूरी दी है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने एससी अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में बांटा है। इसको कब मंजूरी दी है? तो इनको कब मंजूरी दी है? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसको निर्देश को इसको लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इनको अनुमति दी है कि राज्य सरकार अपने अनुसूचित जातियों को अपने हिसाब से उपसमूह में विभाजित कर सकती है। तो हम बात करें तो इनको इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों मतलब बनाया गया? एससी अनुसूचित जाति को 3 समूहों में क्यों बांटा गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि एससी अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में इसलिए बांटा है कि उनके साथ न्याय संगत वो आरक्षण का लाभ ले सकें। न्याय संगत
आरक्षण का लाभ ले सके। अच्छा, हम बात करें तो एससी जनजाति को अनुसूचित जाति को कितना आरक्षण मिलता है, तो इनको 15% आरक्षण मिलता है। तो इनको 3 समूहों में विभाजित किया है। कितने समूह में? 3 समूह में। कितने समूहों में विभाजित किया है? 3 समूहों में। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के आधार पर एससी अनुसूचित जाति को 3 समूह में विभाजित किया है। तो पहले समूह में कितनी जातियां हैं, दूसरे समूह में कितनी जातियां हैं और तीसरे समूह में कितनी जातियां हैं, इसका हम बात करते हैं। तो टोटल 59 जातियां हैं एससी अनुसूचित जाति की, उनको 3 समूहों में विभाजित किया। तो पहली 12 अनुसूचित जातियों को 1% आरक्षण दिया जाएगा और दूसरी 18 जातियों को 6.5% आरक्षण दिया जाएगा और 29 जातियों को 7.5% आरक्षण दिया जाएगा। तो कब दिया है? तो ये मंत्री आंध्र प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इसको 15 अप्रैल को मंजूरी दी है। कब दी है? 15 अप्रैल को। राज्यपाल ने इसको मंजूरी दी है 17 अप्रैल को। राज्यपाल ने कब बोला? 17 अप्रैल को मंजूरी दी राज्यपाल ने। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। विभिन्न एससी उपजातियों के बीच आरक्षण लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित हो सके, इसलिए इस फैसले को लिया गया है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व यकृत दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व यकृत दिवस पहले तो हम मनाते कब हैं? तो विश्व यकृत दिवस हम मनाते हैं 19 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को। इसकी थीम की बात करें तो फूड इज मेडिसिन, भोजन ही दवा है। इसकी थीम क्या है? भोजन ही दवा है। अगर हम दिवस की बात कर रहे हैं तो अप्रैल के बाकी के दिवसों के बारे में भी हम जान लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी दिवस का रिवीजन कराया था। तो एक बार और देख लेते हैं। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस। महावीर जयंती कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। महावीर जयंती कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। और विश्व हीमोफेलिया दिवस कब मनाते हैं हम? तो 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफेलिया दिवस 17 अप्रैल को। और विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को। 21 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को मनाते हैं हम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को हम मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए? विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस हम 23 अप्रैल को। 24 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को हम मनाते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर। विश्व यकृत दिवस की थीम क्या है? भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। विश्व यकृत दिवस हर वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यकृत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। क्या है इसका उद्देश्य? यकृत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो नासा का निसार मिशन किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? इसरो नासा का निसार मिशन किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया जा रहा है? अब निसार मिशन की बात करें तो निसार की फुल फॉर्म क्या है? पहले तो निसार की फुल फॉर्म है नासा नासा इसरो सिंथेटिक नासा इसरो सिंथेटिक एपरिएचर सिंथेटिक एपरिएचर रडार। क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपरिएचर रडार। अगर इसकी बात करें हम तो इसको कहां से लॉन्च किया गया और इसको कब लॉन्च किया जाएगा? इसको लॉन्च कब किया जाएगा? जून 2025 में। कब? जून 2025 में इसको लॉन्च किया जाए। कहां से लॉन्च किया जाएगा? लॉन्च स्थल की बात करें हम, सतीश धवन
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, हरिकोटा। कहाँ से? सतीश धवन हरिचंद हरिकोटा। अच्छा, किस प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया जाएगा? किस प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया जाएगा? तो इसके बारे में बताइए। GSLV MK2 किससे लॉन्च किया जाए? GSLV MK2। अगर हम निशार मिशन की बात करें तो निशार मिशन का उद्देश्य क्या है? यह पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेगा। क्या है? पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेगा। मतलब कि यह उपग्रह जो है ना कि दो आवृत्तियों वाली रडार, दो आवृत्तियों की रडार, जिसके एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करता है। इसमें यह उपग्रह दो अलग अलग रडारों आवृत्ति एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करती है, जिसमें यह पृथ्वी की सतह के परिवर्तनों का बेहतर ढंग से माप करती है। क्या करती है? बेहतर ढंग से माप करती है। तो तो पृथ्वी की सतह और पारिस्थितिक तंत्र होने के परिवर्तनों की निगरानी करती है। किसकी निगरानी करती है? पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों की ये निगरानी करती है। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। पृथ्वी की सतह और पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करती है यह। तो मिशन इसरो और नासा के बीच ये संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को किस वर्ष तक राष्ट्रीय जल मिशन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी की बात करें हम, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया और जल पुरुष कहा जाता है। इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया और जल पुरुष क्यों कहा जाता है? तो इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया और जल पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजस्थान के अलवर में लगभग 8600 से अधिक जल संरचनाएं बनाई हैं और लगभग 1000 से अधिक गांवों को जल संकट से समाधान दिलाया है। कितना? राजस्थान में इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया और जल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल पुरुष। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजस्थान के अलवर में जल संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। इन्होंने राजस्थान में नहीं पूरे भारत में काम किया जल संरक्षण के लिए। 8600 8000 8600 जल परियोजना जल संरचनाओं का निर्माण किया। जल संरचनाओं का निर्माण तथा 1000 से अधिक गांवों को 1000 से अधिक गांव को जल संकट से समाधान करवाया। इसलिए इनको जल पुरुष और वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। अगर हम इनकी बात करें तो इनको कब तक के लिए जल मिशन परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो इनको 2026 तक के लिए जल परिषद मिशन का अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्य को सम्मानित करते हुए 2026 तक इनको जल संरक्षण मिशन के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाई 2024 के अनुसार दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? अगर हम बात करें दुनिया के सबसे 10 हवाई अड्डों की, तो 10 हवाई अड्डों में सबसे ज्यादा भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो राजीव गांधी एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले हम बात बताइए, आप लोग बताइए कि राजीव गांधी एयरपोर्ट कहां पर है? कहां पर है राजीव गांधी एयरपोर्ट? चेन्नई एयरपोर्ट कहां पे है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। राजीव गांधी एयरपोर्ट की बात हम करें तो राजीव गांधी एयरपोर्ट है अपना हैदराबाद, तेलंगाना। कहां पे? हैदराबाद, तेलंगाना।
अच्छा, चेन्नई एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो चेन्नई एयरपोर्ट है अपना चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अपना लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली। एसीआई। अच्छा, एसीआई की फुल फॉर्म पता है क्या आपको? एसीआई की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट काउंसिल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। क्या है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। अगर बात करें तो विश्व के सबसे 10 हवाई अड्डों की, तो विश्व के 10 सबसे हवाई अड्डों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली ये 9वें स्थान पे 2024 के रिकॉर्ड से। कौन से स्थान पे? 9वें स्थान पर है विश्व में। अभी हाल ही में 2025 की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो 2025 की रिपोर्ट में विश्व के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में ये 7वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे, 7वां स्थान। 7वां स्थान। कौन सी रिपोर्ट में? 2024-25 की में। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर। बढ़ते हैं इसी के साथ। किस मंत्रालय ने सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 20वां संस्करण जारी किया है? सचिवालय सुधार रिपोर्ट की हम बात करें, इसको कौन कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मिलकर ने मार्च 2025 में प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट, सचिवालय सुधार रिपोर्ट, मासिक सचिवालय सुधार रिपोर्ट की मासिक रिपोर्ट 2025 अभी हाल ही में जारी की है, जिसमें ये 20वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है। क्या है? प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग, लोक शिकायत विभाग ने मार्च 2025 का सचिवालय सुधार रिपोर्ट, सचिवालय सुधार मासिक रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया? 20वां संस्करण जारी किया। कौन सा संस्करण? 20वां संस्करण। बीसवां संस्करण जारी किया है। इसने बोला है कि इसने क्या भारत सरकार के प्रशासनिक विभागों और मंत्रालय विभागों प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा डिजिटल डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। क्या? सचिवालय सुधार रिपोर्ट किसके लिए होता है? डिजिटल गवर्नेंस बढ़ाने के लिए, प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने के लिए, और डिजिटल सेवाओं को। तो ये किस मंत्रालय ने सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 20वां संस्करण जारी किया है? तो ये कार्मिक मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? कार्मिक मंत्रालय ने। कौन जारी करता है? कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय की हम बात करें तो कार्मिक मंत्रालय की मंत्री कौन है इस टाइम पे? कैबिनेट मंत्री तो जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। गृह मंत्रालय कौन है? सभी को पता होगा, अमित शाह। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी। और प्रधानमंत्री कार्यालय आप सबको पता ही है। तो सचिवालय सुधार की बात करें तो यह मंत्रालय प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जारी की जाती है। बढ़ते हैं इसी के साथ। एसबीआई कार्ड और टाटा डिजिटल द्वारा लॉन्च किए गए सह ब्रांडेड टाटा न्यू
एसबीआई कार्ड के दो वेरिएंट कौन कौन से हैं? तो अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी एसबीआई ने टाटा कंपनी से टाटा कंपनी से साझेदारी की है, जिसमें उन्होंने सह ब्रांडेड कार्ड जारी किया है। तो इस कार्ड का नाम क्या है? तो इस कार्ड का नाम क्या है? टाटा न्यू प्राइम और टाटा न्यू सिल्वर, टाटा न्यू प्लस और टाटा इन्फिनिटी, टाटा न्यू गोल्ड और टाटा न्यू प्लैटिनम, टाटा न्यू स्टैंडर्ड और टाटा न्यू प्रीमियम। तो इसका क्या नाम है, अब बताना है। तो इसका नाम है, किसने शुरू किया? एसबीआई ने और टाटा ने। तो टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इन्फिनिटी इसका नाम है। क्या है? कौन सा कार्ड जारी किया? टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इन्फिनिटी। ये हैं वो दोनों कार्ड। ये दोनों कार्ड है। अगर इसके बारे में हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्राहकों को रिवॉर्ड्स और विशेष लाभों के माध्यम से बेहतर अनुभव प्रदान करना। क्या है? ग्राहकों को निवेश और विशेष माध्यम से लाभ प्रदान करना है। बढ़ते हैं इसी के साथ। एसबीआई कार्ड और टाटा डिजिटल ने मिलकर टाटा न्यू एसबीआई कार्ड नामक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जो दो वेरिएंट्स, जिसके दो वेरिएंट्स कौन कौन से? टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इन्फिनिटी। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शहर ने 14 अप्रैल को आधिकारिक रूप से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो हम सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती है। तो उनके सम्मान में अभी 14 अप्रैल को न्यूयॉर्क सिटी ने, किसने? न्यूयॉर्क सिटी ने, तो उनके नाम पर न्यूयॉर्क सिटी ने 14 अप्रैल को आधिकारिक रूप से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। किसने किया है? न्यूयॉर्क सिटी ने। अच्छा, ये कहाँ, इसकी कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है? और टोरंटो कहाँ पे? अच्छा बताइए। टोरंटो है अपना कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा की कैपिटल करेंसी क्या है? सिडनी। सिडनी कहाँ पे अपना? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी की कैपिटल और करेंसी बताइए। तो कनाडा की कैपिटल अपनी ओटावा। क्या है? ओटावा। अच्छा, लंदन की करेंसी अपनी क्या है? पाउंड। क्या है? पाउंड। कनाडा की कनाडा की क्या है? कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन। क्या है? कैनेडियन। न्यूयॉर्क की सिटी की कैपिटल बताइए, आपको बतानी है। और करेंसी क्या है न्यूयॉर्क की? न्यूयॉर्क की करेंसी है डॉलर। क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। सिडनी की कैपिटल क्या है? सिडनी की करेंसी क्या है? तो सिडनी की कैपिटल है अपनी कैनबरा। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी अपनी डॉलर। क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा और डॉलर। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क की कैपिटल आपको बतानी है, तो न्यूयॉर्क की कैपिटल क्या है बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्बानी। क्या है न्यूयॉर्क की? अल्बानी। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। न्यूयॉर्क सिटी ने आधिकारिक रूप से 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव जी की अंबेडकर दिवस घोषित किया है, जो भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार और शिल्पकार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। बढ़ते हैं इसी के साथ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फिडे महिला 2025। पहली बात तो ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप कब से कब तक चला? तो ये 3 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक चला। अच्छा, इसको में विजेता कौन रहे और ये कहाँ पे हुआ, स्थान की बात करें तो चीन के सांघाई में। कहाँ पे? सांघाई में। विजेता कौन है इसमें? तो विजेता बनी है इस बार जू वेनजुन। ये लगातार 5वीं बार विजेता बनी है। लगातार फिडे के महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 5वीं बार विजेता बनी। इन्होंने किसको हराया? तो तान झोंगई को इन्होंने हराया है। किसको हराया? तान झोंगई के। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। चीनी ग्रैंड मास्टर
जू वेन्यून ने फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपनी प्रतिद्वंदी तान जोंगई को हराकर अपने नाम खिताब बरकरार रखा है। बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन रिवीजन वाले, पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, सबने देखे ही होंगे, तो करते हैं इनको जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया है। ये उत्पाद किस शहर से संबंधित है? तो किस शहर से संबंधित है? वाराणसी से। किससे? वाराणसी से। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में किसे उप मुख्य वित्तीय अधिकारी डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया है, और यह नियुक्ति किस संदर्भ में की गई है? तो संतोष कुमार को नियुक्त किया है डिप्टी सीएफओ। किसने किया है? संतोष कुमार को। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मेगान 25 संगोष्ठी का कौन सा संस्करण जारी किया? तो इसका तीसरा संस्करण। कौन सा? तीसरा। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजील, कहां पर हुई है? ब्राजील में। रेलवे ने भारत में पहली बार किस ट्रेन में एटीएम की शुरुआत की है? तो पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार एटीएम लगेगा एसी कोच में। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां शुरू हुआ था? ये पुणे में शुरू हुआ। कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास था? ये डस्टलिक 6। कौन सा? डस्टलिक 6। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्न में से कौन से दो प्राचीन भारतीय ग्रंथ शामिल किए गए? तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। कौन थे? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। WHO रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं? तो 2 अरब लोग। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1948 और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष यात्री को मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा पर जाने के लिए चुना गया? तो किसको चुना गया? 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया। एक है शुभांशु शुक्ला जी, दूसरे अपने बालकृष्ण नायर जी, प्रशांत बालकृष्ण नायर। लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड ने 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5%। कितना? 6.5% रहने का अनुमान लगा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपन। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, 46 फर्स्ट फ्लोर, अर्चना टावर, इंदुपुरी, भोपाल में। आप लोग आइए, विजिट करिए, देखिए। और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। आपको पढ़ाई से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड, एजुकेशन के मामले में किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए हो तो आप बिल्कुल एक बार आके देखिए। यहाँ सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी प्रॉपर वे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। जय श्री राम।